वीडियो शुरू करने से पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही शानदार कंटेंट मिलते रहें। यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और आपके जीवन में कुछ नया सीखने का मौका देगा। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें व्यापक रूप से नेताजी के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में सबसे रहस्यमय और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक है। उनका जीवन क्रांतिकारी उत्साह, सैन्य नेतृत्व, राजनीतिक साजिश और देशभक्ति की तीव्र भावना से चिह्नित था। उनकी कहानी की विशिष्टता इस बात में निहित है कि कैसे उन्होंने मुख्यधारा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहिंसक दृष्टिकोण से अलग होकर ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई का पक्ष लिया। ये जीवनी सुभाष चंद्र बोस के असाधारण जीवन पर प्रकाश डालती है, जिसमें एक होनहार छात्र से लेकर भारतीय राष्ट्रीय सेना (ईना) के नेता तक की उनकी यात्रा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी शक्तियों के साथ उनके साहसिक गठबंधन और उनके रहस्यमय ढंग से गायब होने का वर्णन है, जो आज भी बहस और सिद्धांतों को प्रेरित करता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रमुख वकील थे और उनकी मां प्रभावती देवी धर्मपरायण गृहिणी थीं। युवा बोस में प्रतिभा के शुरुआती लक्षण दिखाई दिए। वे आध्यात्मिक रूप से बहुत ही समर्पित थे और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रभावित थे, जिन्होंने उनमें राष्ट्रवाद की भावना और देश के लिए निस्वार्थ सेवा की इच्छा पैदा की। बोस की शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में शुरू हुई, जिसके बाद वे रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल चले गए। वे एक मेहनती छात्र थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया। 1913 में उन्हें कोलकाता, तब कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। बोस का राजनीतिक सक्रियता से पहला सामना उनके 1916 में उन्हें प्रोफेसर ओटन पर कथित रूप से हमला करने के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था, जिन्होंने भारत और उसके लोगों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस घटना ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ उनके आजीवन विद्रोह की शुरुआत की। निष्कासन के बाद बोस कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में शामिल हो गए, जहां उन्होंने अपनी की। उनके पिता चाहते थे कि वे प्रतिष्ठित भारतीय सिविल सेवा (ICS) में शामिल हों, इसलिए उन्होंने उन्हें 1919 में इंग्लैंड भेज दिया। बोस ने अपने पिता की इच्छा का पालन किया, लेकिन उनका दिल अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता पर टिका था। भारतीय सिविल सेवा और प्रारंभिक राजनीतिक भागीदारी। इंग्लैंड में बोस का समय गहन आंतरिक संघर्ष का दौर था। एक ओर उन्होंने अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, 1920 में ICS परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। दूसरी ओर ब्रिटिश प्रशासन के अधीन सेवा करने के विचार से उनका मोहभंग होता जा रहा था। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने सैकड़ों निहत्थे भारतीय नागरिकों को मार डाला, ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के उनके संकल्प को और मजबूत कर दिया। अप्रैल 1921 में बोस ने ICS से इस्तीफा दे दिया, जो उस समय एक साहसिक और अभूतपूर्व कदम था। ब्रिटिश अधिकारियों को लिखा गया उनका त्यागपत्र औपनिवेशिक शासन की तीखी आलोचना थी, जो उनकी गहरी देशभक्ति और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता था। भारत लौटने पर बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और चित्तरंजन दास जैसे प्रमुख नेताओं के करीबी सहयोगी बन गए, जो उनके राजनीतिक गुरु बन गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वृद्धि। एक वकील और राष्ट्रवादी नेता चित्तरंजन दास ने बोस की क्षमता को पहचाना और उन्हें स्वराज पार्टी के समाचार पत्र फॉरवर्ड का संपादक नियुक्त किया। बोस ने जल्द ही एक गतिशील और मुखर नेता के रूप में हयाती प्राप्त कर ली। उन्होंने कांग्रेस के कट्टरपंथी विंग के साथ खुद को जोड़ते हुए ब्रिटिश सामानों के विरोध और बहिष्कार के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1924 में बोस को कलकत्ता नगर निगम का
मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, जबकि दास मेयर के रूप में कार्यरत थे। इस अवधि को तीव्र राजनीतिक गतिविधि द्वारा चिन्हित किया गया था, क्योंकि बोस ने आम भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लागू करने की मांग की थी। हालांकि उनकी बढ़ती लोकप्रियता और कट्टरपंथी विचारों ने उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों का निशाना बना दिया। 1925 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बर्मा, अब म्यांमार के मांडले में कैद कर लिया गया, जहां उन्होंने अगले 3 साल कठोर परिस्थितियों में बिताए। बोस के जेल में बिताए समय ने उनके संकल्प को और मजबूत किया। 1927 में रिहा होने के बाद उन्हें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और बाद में वे कांग्रेस पार्टी के महासचिव बने। इस अवधि के दौरान उनके भाषणों और लेखों में महात्मा गांधी की अहिंसक प्रतिरोध, सत्याग्रह की रणनीति के प्रति उनकी बढ़ती निराशा झलकती थी। बोस का मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य को हराने के लिए सिर्फ निष्क्रिय प्रतिरोध ही पर्याप्त नहीं होगा, और उन्होंने ज्यादा आक्रामक दृष्टिकोण की वकालत शुरू कर दी। गांधी और कांग्रेस के साथ टकराव 1920 के दशक के अंत और 1930 के दशक की शुरुआत में कांग्रेस के भीतर बोस की लोकप्रियता बढ़ गई थी, खासकर युवा पीढ़ी के कार्यकर्ताओं के बीच, जो प्रगति की धीमी गति से निराश थे। हालांकि गांधी के सिद्धांतों से उनके बढ़ते विचलन ने पार्टी के भीतर घर्षण पैदा किया। जहां गांधी अहिंसा को एक नैतिक और राजनीतिक उपकरण के रूप में मानते थे, वहीं बोस का मानना था कि केवल सशस्त्र संघर्ष ही भारत की स्वतंत्रता को सुरक्षित कर सकता है। 1938 में बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, जो उनकी व्यापक अपील का प्रमाण था। उनके राष्ट्रपति पद ने उनके राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उन्होंने अपने पद का उपयोग अधिक कट्टरपंथी उपायों को आगे बढ़ाने के लिए किया, जिसमें जन आंदोलन, औद्योगिकरण और अंग्रेजों के साथ अधिक प्रत्यक्ष टकराव शामिल था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं को शामिल करने की भी वकालत की, आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी। हालांकि उनके बढ़ते प्रभाव ने गांधी और उनके करीबी सहयोगियों के नेतृत्व वाले कांग्रेस के रूढ़िवादी गुट को चिंतित कर दिया। बोस और गांधी के बीच वैचारिक मतभेद 1939 में चरम पर पहुंच गए, जब गांधी के विरोध के बावजूद बोस को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। पार्टी के नेतृत्व के साथ अपने दृष्टिकोण को समेटने में असमर्थ बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जो कांग्रेस के भीतर एक गुट था जो सभी वामपंथी तत्वों को एकजुट करने की कोशिश करता था। द्वितीय विश्व युद्ध और भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने से बोस को भारतीय स्वतंत्रता के उद्देश्य को आगे बढ़ाने का एक नया अवसर मिला। कांग्रेस के विपरीत, जिसने युद्ध के बाद के सुधारों के वादों के बदले में शुरू में ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों का समर्थन किया, बोस ने युद्ध को ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर करने और सैन्य साधनों के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के अवसर के रूप में देखा। 1941 में कोलकाता में नजरबंद रहते हुए बोस ने एक साहसी पलायन किया। अफगानिस्तान और सोवियत संघ से होते हुए जर्मनी पहुंचने के लिए गुप्त यात्रा की। बर्लिन में उन्होंने नाजी अधिकारियों से मुलाकात की और भारत की स्वतंत्रता के लिए उनका समर्थन मांगा। हालांकि जर्मनी में उनके प्रयासों से महत्वपूर्ण सैन्य सहायता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर और भारतीय सेना की स्थापना में मदद की, जो उत्तरी अफ्रीका में धुरी सेनाओं द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों से बनी थी। युद्ध के दौरान बोस की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि तब मिली जब वे 1943 में जापान गए। भारत ने ब्रिटिश शासन को अस्थिर करने के लिए उत्सुक जापानी सरकार ने भारतीय प्रवासियों और युद्धबंदियों से बनी सेना बनाने के बोस के प्रयासों का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय सेना ईना का जन्म हुआ, जिसके सर्वोच्च कमांडर बोस थे। ईना, जिसे आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है,
का उद्देश्य ब्रिटिश भारत पर आक्रमण करना और इसे औपनिवेशिक शासन से मुक्त करना था। बोस के प्रसिद्ध नारे "तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा" ने हजारों भारतीयों को ईना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। जापानियों के समर्थन से ईना ने 1944 में बर्मा के माध्यम से ब्रिटिश भारत पर आक्रमण किया। हालांकि अभियान को शुरू में कुछ सफलता मिली, लेकिन अंततः रसद संबंधी कठिनाइयों, संसाधनों की कमी और युद्ध में जापान की अंतिम हार के कारण यह लड़खड़ा गया। INA का पतन और बोस का रहस्यमय ढंग से गायब होना 1945 में जापान उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए स्टालिन का समर्थन हासिल करने की उम्मीद में सोवियत रूस भागने का प्रयास किया। हालांकि 18 अगस्त 1945 को यह बताया गया कि सोवियत संघ जाते समय ताइवान में एक विमान दुर्घटना में बोस की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु रहस्य में डूबी हुई है। उनके कई समर्थक यह मानने से इनकार करते हैं कि वे दुर्घटना में मारे गए थे। पिछले कुछ वर्षों में कई षड्यंत्र सिद्धांत सामने आए हैं जो बताते हैं कि बोस बच गए और गुप्त रूप से अपना संघर्ष जारी रखा। INA उत्सुक ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली के लाल किले में कई हाई प्रोफाइल मुकदमों में अपने कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया और उन पर मुकदमा चलाया। इन मुकदमों ने पूरे भारत में व्यापक आक्रोश पैदा किया, जिससे स्वतंत्रता की मांग और तेज हो गई। यद्यपि INA अभियान विफल हो गया था, लेकिन बोस के प्रयासों का भारतीय मानस पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे स्वतंत्रता सेनानियों की एक नई पीढ़ी को प्रेरणा मिली और ब्रिटिश साम्राज्य की नैतिक सत्ता कमजोर हुई। विरासत और प्रभाव। सुभाष चंद्र बोस की विरासत जटिल और बहुआयामी है। कुछ लोगों के लिए वे एक राष्ट्रीय नायक थे जिन्होंने किसी भी कीमत पर भारत की स्वतंत्रता के लिए निडरता से प्रयास किया। दूसरों के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी शक्तियों के साथ उनका गठबंधन उनके जीवन का एक विवादास्पद अध्याय बना हुआ है। इन भिन्न दृष्टिकोणों के बावजूद स्वतंत्रता पर उनका जोर, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी के लिए उनकी वकालत और वास्तव में समावेशी और धर्मनिरपेक्ष भारत के निर्माण के उनके प्रयास आधुनिक भारतीय समाज के साथ गूंजते रहते हैं। उनका जीवन विचार और रणनीति की विविधता की याद दिलाता है, जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए लंबे और कठिन मार्ग को आकार दिया। समकालीन भारत में बोस को साहस, अवज्ञा और बलिदान के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनका जन्मदिन 23 जनवरी उनकी अदम्य भावना का सम्मान करने के लिए पराक्रम दिवस, वीरता का दिन के रूप में मनाया जाता है। उनके चित्र देश भर में सार्वजनिक भवनों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों को सुशोभित करते हैं और उनके भाषण और लेखन भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। निष्कर्ष, सुभाष चंद्र बोस की कहानी भारतीय स्वतंत्रता के लिए साहस, बलिदान और अटूट प्रतिबद्धता की कहानी है। एक प्रतिभाशाली छात्र से ईना के नेता तक का उनका सफर उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और रणनीतिक प्रतिभा का प्रमाण है। हालांकि उनके तरीके और गठबंधन विवादास्पद रहे हों, लेकिन एक देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनकी विरासत सुरक्षित है। बोस का जीवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जटिलता का प्रतीक है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।